ओझा जी कितनी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं द्विगु समास। पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूहवाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए चौराहा, विग्रह करेंगे। चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार। तो ये चार राहों का समूह, समाहार तात्पर्य समूह। तो इसका प्रथम पद क्या है? संख्यावाची, चौराहा। सप्तर्षि, सप्तर्षि सात ऋषियों का समाहार। सात ऋषियों का समाहार। यहां भी प्रथम पद संख्यावाची हो गया और समस्त पद बना हो समूह का बोध करा रहा है। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। जिसमें तीन भुजाएं हों, तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज कहलाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। त्रिनेत्र, खड़ानन, दशानन। तो जहां भी संख्याएं आती हैं प्रथम पद के रूप में उन्हें हम द्विगु समास के रूप में जानते हैं। कहीं कहीं पे इसका टकराव हो जाता है बहुब्रीहि से, परंतु जब आप परीक्षाओं में जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो वहाँ जो विकल्प रहेगा वो या तो बहुब्रीहि का रहेगा या द्विगु का रहेगा। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। और ये दोनों एक साथ रहते हैं तो प्रश्न पत्र बनाने वाले ने कहीं गलती की। जैसे हम दशानन कहते हैं तो 10 मुखों का समाहार अगर उसका विग्रह करते हैं तो ये द्विगु हो जाता है। परंतु यदि हम 10 मुख हैं जिसके ऐसा विग्रह करते हैं तो ये बहुब्रीहि हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है हमें परीक्षाओं में कि वहाँ पे विकल्प कौन कौन से हैं। अगर वहाँ पे द्विगु का विकल्प है तो द्विगु ही लिखेंगे, और यदि बहुब्रीहि का विकल्प है द्विगु का नहीं तो बहुब्रीहि लिखेंगे। सारे शब्दों के साथ ऐसा, त्रिभुज में ऐसा नहीं होगा, लेकिन दशानन में होगा, खड़ानन में होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये प्रथम पद संख्यावाची है और समस्त पद समूह का बोध करा तब द्विगु है। परंतु यदि समस्त पद किसी अन्य की ओर संकेत कर रहा है और विकल्प के रूप बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि हो जाएगा। तो आप इस विषय को, इस प्रकरण को अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको ठीक से तैयार हो जाएगा। आप फिर गलती परीक्षाओं में नहीं करेंगे। धन्यवाद। और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे अंक लाएं।